हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर। तो हम लोग डीसी जनरेटर चैप्टर को पढ़ रहे हैं। डीसी जनरेटर चैप्टर में अब तक हमने डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर में हमने शंट फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन के आधार पर शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर पढ़ा है। आज पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ कंपाउंड जनरेटर। टाइप्स ऑफ कंपाउंड जनरेटर। तो शंट फील्ड और सीरीज फील्ड द्वारा उत्पन्न किए गए फ्लक्स की दिशा के आधार पर कंपाउंड जनरेटर को दो भागों में बांटा जाता है। एक भाग डिफरेंशियल कंपाउंड कहलाता है और दूसरा भाग क्यूमुलेटिव कंपाउंड कहलाता है। डिफरेंशियल कंपाउंड और दूसरा कहलाता है आपका क्यूमुलेटिव कंपाउंड। तो ध्यान दीजिएगा, पिछली क्लास में जो हमने शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर पढ़ाया था, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ फिर अब दो तरह का कंपाउंड जनरेटर पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट कंपाउंड पढ़ा ही चुका हूँ। तो अलग अलग आधारों पर अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है। पहले जो हमने शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट बताया था वह था शंट फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ और सीरीज फील्ड के साथ जोड़ने के आधार पर। आज जो पढ़ाने चल रहा हूं वह सीरीज फील्ड और शंट फील्ड द्वारा उत्पन्न फ्लक्स की दिशा के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड। आज की क्लास में फिलहाल तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के बारे में चर्चा की जाएगी। तो देखिए, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर हिंदी लिख देंगे अगर इसका हम, तो अंतर यौगिक जनरेटर। अच्छा, अब जो है एक फिगर बनाते हैं हम लोग।
आर्मेचर, ये कार्बन ब्रश, और इधर से इसके दोनों तार निकल के आ गए। ये जो बनाएंगे हम, यह बनाएंगे कंपाउंड जनरेटर एक बनाते हैं, चाहे शॉर्ट शंट बना लो चाहे लॉन्ग शंट, कोई मायने नहीं रखता है। तो यहां से ये हमने सीरीज फील्ड है जोड़ दिया है FSE आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, और यहीं से एक तार लोड को चला जाएगा, यहां से एक तार लोड को चला जाएगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं लोड। एक यहां पर फील्ड दे दी जाएगी शंट। अब शंट फील्ड को जोड़ देते हैं आर्मेचर के साथ। आर्मेचर के साथ जोड़ देंगे, लेकिन किस क्रम में जोड़ेंगे कि ये डिफरेंशियल बन जाए, यही समझना है आपको। इसको जोड़ने से पहले एक फिगर आपको बताता हूं। ये सपोज दैट एक जनरेटर का बॉडी है, ये फील्ड पोल हम बना रहे हैं। तो कंपाउंड जनरेटर में दोनों वाइंडिंग होती है, सीरीज फील्ड और शंट फील्ड। सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों इसी पोल पर लपेटी जाती है। शंट फील्ड पहले लपेटी जाती है, उसके ऊपर इंसुलेटेड पेपर या इंसुलेटेड क्लॉथ लपेट के उसके ऊपर फिर सीरीज फील्ड लपेटी जाती है। यह पॉइंट बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, शंट फील्ड पहले लपेटी जाती है, फिर सीरीज फील्ड उसके ऊपर। तो दोनों बाइंडिंग इसी पर लपेटी जाती है। सपोज दैट ये हमने एक बाइंडिंग लपेट दिया ऐसे, इसी के ऊपर दो बाइंडिंग दिखाएंगे, क्योंकि अब जगह है ना, या इस पोल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए यहाँ तक कर दिए तो थोड़ा दिखा सकते हैं। यहाँ तक मान लिया हमने कि ये हो गई हमारी शंट फील्ड FSH। एक राउंड और कर दीजिए, इस वजह से कि शंट फील्ड में टर्नों की संख्या अधिक होती है और पतले तार की बनाई जाती है, तो टर्न अधिक दिखा दिए। अच्छा, अब इसके ऊपर जो है हम लोग कौन सी वाइंडिंग कर देंगे? अब यहाँ हम इसके नीचे कर रहे हैं, लेकिन होगा उसके ऊपर। शंट फील्ड पूरा पूरा इस पे होगी, उसके ऊपर होगा। तो एक फील्ड ऐसे लगा दिए, ये हो गई हमारी सीरीज फील्ड। ये हो, इसको आप नाम दे दीजिए FSH, यहाँ से यहाँ तक ये, और यहाँ से यहाँ तक ये जो है सीरीज फील्ड है FSC। तब डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में यह ध्यान रखना है कि सीरीज फील्ड के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स और शंट फील्ड के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत कार्य करें, अर्थात दोनों के चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत हों। अर्थात एक का नॉर्थ पोल, जैसे एक का नॉर्थ पोल साउथ पोल हो, तो दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में हो, साउथ पोल नॉर्थ पोल हो। जैसे एक पोल से चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बन रहा है, मान लीजिए ऐसे ऐसे बल रेखाएं जा रही हैं, या ऐसे समझ लीजिए। एक का चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है इधर से इधर को, तो दूसरे का चुंबकीय क्षेत्र इधर से इधर को होना चाहिए, इस तरह से। अब हम ऊपर खींच दिए, सॉरी ऐसे नहीं होगा, नीचे ही रहेगा। दोनों का चुंबकीय क्षेत्र माने एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, लेकिन दोनों का चुंबकीय क्षेत्र सीरीज फील्ड द्वारा उत्पन्न फ्लक्स और शंट फील्ड द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत कब होंगे?
जब दोनों में बहने वाला विद्युत धारा प्रवाह अपोजिट हो, अर्थात एक में क्लॉकवाइज विद्युत धारा बहे और एक में एंटी क्लॉकवाइज विद्युत धारा बहे, तो दोनों फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे के अपोजिट बनेगा। देखते हैं इसको एक एग्जांपल से और। सपोज दैट ये आपका पोल है, यहां पर हमने दिखाया था वही चीज को मैं यहां फिर दिखाना चाह रहा हूं। ऐसे ये पोल है, ये थोड़ा सा इधर बड़ा कर देते हैं तो अच्छा लगेगा। ये पोल हो गया, ये नीचे जो लगा हुआ है ये पोल शू है, ऐसे आप दिखा दीजिए। ये नीचे जो दिख रहा है आपका पोल शू है। पोल शू का क्या कार्य है? फील्ड वाइंडिंग को नीचे ना गिरने देना और चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान करना। ये हम बाइंडिंग लपेट रहे हैं इस पे। ये शंट फील्ड हो गई, इतने टर्न दिखा दिया हमने। शंट फील्ड पतले तार की अधिक लपेट की इसलिए ज्यादा टर्न, और ये सीरीज फील्ड दिखा दिया इस पे हमने इस तरह से। एक और दिखा लीजिए, चलिए 3 सीरीज फील्ड हमारी किसकी हो जाएगी? एफ एस। तो अगर इसमें विद्युत धारा का प्रवाह मैं इस डायरेक्शन में दिखाऊं, इस डायरेक्शन में दिखाने का मतलब विद्युत धारा ऐसे आई फिर यहां से अंदर चली गई। अंदर का मतलब ये जो बाइंडिंग तार आप देख रहे हैं, ये तार ऊपर के साइड का दिख रहा है, नीचे के साइड का मतलब पीछे साइड का नहीं दिख रहा है आपको। तो ये पीछे साइड मानी नीचे साइड चली गई करंट, ऐसे होकर के फिर आई यहाँ ऊपर, फिर इसमें इधर ऐसे, फिर नीचे साइड ऐसे ऐसे माने पीछे साइड इसके होते हुए आ गई है बाहर, यहाँ से फिर ऊपर साइड में आ गई। हम क्या देख रहे हैं? करंट कैसे चल रही है? ऐसे ऐसे गई, फिर नीचे साइड से, माने इसको आप ऐसे समझिए, तार ऐसे ऐसे लपेटे गए हैं तो करंट ऐसे गई, फिर ऐसे निकली, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे निकली। तो करंट का ये डायरेक्शन चलना क्या है? क्लॉकवाइज। घड़ी ऐसे चलती है ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज। तो हम इसमें जो सीरीज फील्ड है इसमें करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से रखेंगे, इसके अपोजिट। इसमें करंट क्या होगी? इसमें करंट इधर से आएगी, यहां से दिखा दीजिए कि इसमें करंट यहां से आएगी, ऐसे जाएगी अंदर, माने इसके पीछे साइड से हो करके फिर निकलेगी, फिर इधर आ जाएगी ऊपर, फिर इधर से इधर पीछे साइड होते हुए फिर आ जाएगी इधर। माने इसमें करंट का डायरेक्शन इधर होगा एंटी क्लॉकवाइज, इसमें करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो इससे होगा क्या? दोनों फील्ड के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो अब हम ये जो हमारी ये कंपाउंड जनरेटर का फिगर हम बना रहे थे, तो आर्मेचर हो गया, सीरीज फील्ड तो इतना सा जोड़ दिए लोड के साथ। अभी शंट फील्ड एक तरह से सीरीज जनरेटर रेडी है। ये शंट फील्ड को जब जोड़ देंगे तो ये कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन शंट फील्ड को इस तरह से जोड़ना है कि सीरीज फील्ड में करंट का डायरेक्शन और शंट फील्ड में करंट का डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत हो। तो हम कैसे करेंगे? चलो, अगर मुझे शॉर्ट शंट बनाना हो तो मैं यहां से जोड़ दूंगा, लॉन्ग शंट बनाना होगा तो फिर यहां से जोड़ना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए अभी मैं शॉर्ट शंट पे चलिए चलता हूं। सपोज दैट आर्मेचर से ये करंट आई नीचे की तरफ आई तो क्या होगा?
ऐसे ऐसे ये अपना पथ लोड के माध्यम से अपना पथ पूर्ण कर रही है, सीरीज जनरेटर बना हुआ है। अब ये शंट फील्ड है, तो इसको हम यहीं से इस शंट फील्ड का एक सिरा यहीं से जोड़ देंगे। तो करंट जो आर्मेचर की चल रही थी ये IA, अब यहां पहुंच करके दो भाग में बटेगी। एक भाग इधर जाएगा जो कि सीरीज फील्ड में जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे ISC, जो कि ऐसे नीचे चला जाएगा, और वही करंट इधर आएगा। यही करंट दो भाग में बटेगा, एक इधर आएगा एक इधर आएगा। जो इधर आएगा ये इसमें ऊपर होते हुए यहां से ऐसे निकलेगा। तो इस तार को हम जोड़ देंगे यहां से आर्मेचर के इस पॉइंट से। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि दोनों फील्ड में करंट का डायरेक्शन अलग अलग है। सीरीज फील्ड का पथ देखिए इधर से पूर्ण हो रहा है ऐसे, और शंट फील्ड का पथ ऐसे पूर्ण हो रहा है। ये एक तरह का शॉर्ट शंट कंपाउंड बना हुआ है, क्योंकि हमने जो हमारी शंट फील्ड है उसको केवल आर्मेचर के पैरेलल में जोड़ा है, आर्मेचर के इस सिरे से इस सिरे से। तो ये हमारा शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर हो गया, और साथ ही साथ डिफरेंशियल टाइप का है, क्योंकि शंट फील्ड में करंट ऊपर की तरफ बह रही है और सीरीज फील्ड में करंट नीचे की तरफ बह रही है। और दोनों अगर ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है आपको नीचे की तरफ ऊपर की तरफ, तो ऐसे ही समझ जाइए इसका पथ इधर से पूर्ण हो रहा है लोड के माध्यम से, लोड के माध्यम से होकर के यहाँ आकर के मिल रही है, और ये इधर से आकर के यहाँ मिल रही है। तो दोनों का डायरेक्शन अलग है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आकर के पूर्ण हो रही है। तो इसके द्वारा उत्पन्न फ्लक्स और इसके द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत कार्य करेंगे। माना कि शंट फील्ड द्वारा उत्पन्न फ्लक्स φSH है और सीरीज फील्ड द्वारा उत्पन्न फ्लक्स φSC है, तो परिणामी फ्लक्स क्या निकलेगा? परिणामी फ्लक्स का मतलब क्या हुआ? हिंदी में बोलते हैं परिणामी फ्लक्स, इंग्लिश में बोलते हैं रिजल्टेंट फ्लक्स, यानी कि φR। अब आप सोचो जनरेटर की एक बॉडी है, उस बॉडी के अंदर में दो चुंबकीय क्षेत्र बन रहे हैं, एक शंट फील्ड के द्वारा एक सीरीज फील्ड के द्वारा, और दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले बन रहे हैं। तो होगा क्या कि बड़ा चुंबकीय क्षेत्र छोटे चुंबकीय क्षेत्र को खत्म करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से बड़े चुंबकीय क्षेत्र का मतलब जिसमें ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो जनरली शंट फील्ड में ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र बनता है और सीरीज फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र कम रहता है। रीजन क्या होता है? सीरीज फील्ड में टर्नों की संख्या होती है कम। दूसरी चीज सीरीज फील्ड में जो करंट बहता है वो लोड के अकॉर्डिंग बहता है। तो अधिक वाला चुंबकीय क्षेत्र कम वाले चुंबकीय क्षेत्र को खत्म करने की यानी डीमैग्नेटाइज करने की कोशिश करता है, जिसके कारण दोनों चुंबकीय क्षेत्र आपस में लड़ भिड़ जाते हैं और जो ज्यादा बड़ा पड़ता है उसका चुंबकीय क्षेत्र जो बचता है उसे हम रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। तो यहाँ पर शंट फील्ड का हम मान लेते हैं ज्यादा है, जनरली ज्यादा भी रहता है क्योंकि शंट फील्ड में टर्नों की संख्या होती है ज्यादा। तो φR माने फ्लक्स रिजल्टेंट क्या मिलेगा? अधिक वाले से। इसको ऐसे भी समझ सकते हो भाई कि दो लोग लड़े हैं, एक ये वाला और ये वाला, दो पहलवान लड़ेंगे तो क्या होगा? एक जीतेगा एक हारेगा। तो जो हार जाएगा वो हार जाएगा, जो जीतेगा उसका हारने वाला भी जीतने वाले की कुछ ताकत को तो नष्ट करेगा। तो जो शेष ताकत बचेगी जीतने वाले के पास, तो वही उतना ताकत उसके पास बचेगी, वही उतना रिजल्टेंट कहलाएगा। तो φR बराबर हो गया हमारा φSH माइनस φSC। अच्छा, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स। तब आप यह देख रहे हैं रिजल्टेंट फ्लक्स कम हो जा रहा है, क्योंकि दोनों का चुंबकीय क्षेत्र आपस में प्रतिक्रिया कर रहे हैं, जिसके कारण रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जुड़ने वाला स्वभाव का नहीं है,
घटने वाले स्वभाव का है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कम हो जा रहा है। अब आप ही सोचिए, अगर चुंबक जनरेटर की बॉडी के अंदर में चुंबकीय क्षेत्र कम रहेगा तो आर्मेचर जब घूमेगा तो वह कम बल रेखाओं को काट पाएगा, मतलब आर्मेचर द्वारा प्रति सेकंड कटने वाले फ्लक्स का मान कम हो जाएगा, जिसके कारण आर्मेचर द्वारा उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल का मान कम हो जाएगा। तो इस जनरेटर में आर्मेचर द्वारा उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल का मान कम होता है। अब एक पॉइंट मैं इसके बारे में लिख रहा हूं, इसकी एक विशेषता, लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज तीव्रता से घटता है। इस बात को समझिए जो मैंने लिखा, लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज तीव्रता से घटता है। शुरू में मान लीजिए कि लोड नहीं है तो सीरीज फील्ड का एक्साइटेशन तो रहेगा ही नहीं, तो जो भी विद्युत वाहक बल पैदा होगा वह शंट फील्ड की वजह से होगा। जैसे ही लोड लगाएंगे तो सीरीज फील्ड का चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। जैसे ही लोड लगाएंगे तो सीरीज फील्ड में भी करंट बहने लगेगी। तो सीरीज फील्ड में जैसे ही करंट बहने लगेगी, सीरीज फील्ड का चुंबकीय क्षेत्र और शंट फील्ड का चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत कार्य करेंगे, जिसके कारण परिणामी फ्लक्स घट जाएगा। परिणामी फ्लक्स घट जाएगा तो आर्मेचर द्वारा प्रति सेकंड कटने वाला फ्लक्स का मान भी कम हो जाएगा, जिसके कारण आर्मेचर द्वारा उत्पन्न होने वाला वोल्टेज कम हो जाएगा। अब लोड को आप बढ़ा दीजिए, हमने यह लिखा है कि लोड बढ़ने पर, लोड को आप बढ़ा देंगे तो लोड अधिक करंट खींचेगा अपनी तरफ। जब लोड में अधिक करंट बहेगी तो क्योंकि सीरीज फील्ड लोड के साथ श्रेणी क्रम में लगी हुई है, तो सीरीज फील्ड में भी अधिक मान की करंट बहेगी लोड की वजह से। तो सीरीज फील्ड का चुंबकीय क्षेत्र भी और बढ़ जाएगा। जब सीरीज फील्ड का चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा तो रिजल्टेंट फ्लक्स फाई आर जो है फाई एस एच माइनस फाई एस सी, जब फाई एस सी ज्यादा हो जाएगा तो फाई एस एच में से जब घटाएंगे तो और कम मिलेगा। हमने आपको बताया जनरली फाई एस एच अधिक रहता है। जब ये तो जो है सो है, फिक्स रहेगा, इसमें तो कम ज्यादा होना नहीं। जब लोड बढ़ा दिए तो इसका वैल्यू बढ़ गया, जिसके कारण रिजल्टेंट आपका फाई आर कम हो गया। अब रिजल्टेंट आपका फाई आर जब कम हो गया तो आर्मेचर द्वारा प्रति सेकंड कटने वाले फ्लक्स का मान कम हो गया, जिसके कारण टर्मिनल वोल्टेज तुरंत ड्रॉप कम हो जाती है। मतलब आप लोड बढ़ाते जाएंगे, टर्मिनल वोल्टेज घटती जाएगी। जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे टर्मिनल वोल्टेज घटती जाएगी। अब अगला पॉइंट, इस जनरेटर का उपयोग, जो भी लिखाना है मैं लास्ट में आपको डिस्प्ले कर दूंगा, देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, अभी बीच में मत डिस्टर्ब होइए, देखते रहिए। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग हम आर्क वेल्डिंग में करते हैं। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि आर्क वेल्डिंग के लिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है यह भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। यह पॉइंट लिखा रहने दीजिए, इसी से रिलेटेड है। आर्क वेल्डिंग, आप ट्रैक्टर ट्राली वगैरह वेल्डिंग करते हुए देखे होंगे, वो लोग क्या करते हैं, आर्क वेल्डिंग करते हैं। ऐसे वेल्डिंग कई होती है, मिग वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग, सा वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग। तो जो जनरली दुकानदार वगैरह जो भी करते हैं ये सब आर्क वेल्डिंग करते हैं, क्योंकि ये सस्ती पड़ती है।
आर्क वेल्डिंग में देखे होंगे आप, एक इन्वर्टर रहता है, इस इन्वर्टर में 2 तार निकले रहते हैं। अब मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, ऐसे एक इन्वर्टर रहता है उनके पास, इसको एसी सप्लाई से जोड़ देते हैं वो, और मान लिया कि इधर से एसी सप्लाई का लीड है, ठीक है। एक टर्मिनल यहाँ से निकला होता है और एक टर्मिनल यहाँ से निकला होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, मोटा मोटा केबल लेते हैं और एक केबल यहाँ से जोड़ देते हैं, लगा करके एक केबल यहाँ से जोड़ देते हैं, केबल यहाँ जोड़ देते हैं। और मान लो कि एक सीट है आपकी, ये सीट है, इसी सीट पर वेल्डिंग करना है कहीं, तो क्या करेंगे, ये मान लिया अर्थ वाली है ई, और ये वाली जो है फेज वाली है। तो अर्थ वाली तार को ला करके इसी जिस जॉब में वेल्डिंग करना है उसमें जोड़ देते हैं, और फेज वाले तार को यहाँ एक होल्डर लगाते हैं आगे, होल्डर यहीं पर होल्डर जोड़ देते हैं, और होल्डर में आगे फिर क्या लगाते हैं, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, इतना लंबा लंबा इलेक्ट्रोड आता है वेल्डिंग का, 1.5 mm, 0.5 mm, 1.5 mm, 2.5 mm, 3 mm, इतने मोटे मोटे इलेक्ट्रोड ऐसे आते हैं। तब होल्डर में एक रॉड लगाएंगे, इलेक्ट्रोड लगाएंगे, जैसे ही इसके ऊपर टच कराएंगे जॉब के ऊपर, तड़ स्पार्किंग चालू हो जाएगी। तो स्पार्किंग चालू हो गई, मतलब आप क्या समझे कि फेज और अर्थ दोनों आपस में टकराया, शॉर्ट हुआ। तो उस दरमियान जब शॉर्ट होता है तो आपको क्या पता चलता है, शॉर्टिंग के दौरान करंट बहुत अधिक ज्यादा चलती है, वोल्टेज कम हो जाता है। कोई भी चीज आप देखिए, जब तार शॉर्ट होते हैं तो करंट बहुत तेज चलती है, जिसकी वजह से फ्यूज उड़ता है, ठीक है। और तो शॉर्टिंग के समय जब करंट बहुत तेज हो जाती है तो उस टाइम वोल्टेज कम हो जाता है। तो यही मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं कि ये डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है। जब लोड नहीं लगाया है हमने, तो आर्मेचर घूम रहा है और केवल शंट फील्ड की बल्लेखाओं को काटेगा उस टाइम। तो आर्मेचर में हम मान लेते हैं कि उस दौरान 220 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। हमको वोल्टेज ज्यादा नहीं चाहिए वेल्डिंग करने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए हमको वोल्टेज कम चाहिए, करंट ज्यादा चाहिए क्योंकि शॉर्ट कराना है 2 इलेक्ट्रोड को। तो प्राइमरी कंडीशन में जब लोड नहीं लगा है, लोड यहां लगाने का मतलब है कि जब इलेक्ट्रोड को आप इस पर टच करा देंगे, इस जॉब पे ऐसे टच करा देंगे, शॉर्ट होगा तड़ से, तब आप समझिए लोड लग गया, अदरवाइज लोड नहीं लगा है। तो ऐसे अभी खुला हुआ है, लोड नहीं लगा हुआ है, तो माना कि ये 220 वोल्ट उत्पन्न कर रहा है शंट फील्ड की वजह से। जैसे ही लोड आप लगा देंगे, माने इस होल्डर के इलेक्ट्रोड को इस जॉब पे टच करा देंगे, स्पार्किंग जनरेट होने लगेगी। उस टाइम इस सीरीज फील्ड में भी करंट बहने लगेगी और ये सीरीज फील्ड भी एक्साइट हो जाएगी। उस दौरान इसका चुंबकीय क्षेत्र इसके चुंबकीय क्षेत्र में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों विपरीत स्वभाव के होंगे, तो रिजल्टेंट फ्लक्स जो बनेगा वो कम हो जाएगा। तो आर्मेचर द्वारा उत्पन्न होने वाला वोल्टेज तुरंत कम हो जाएगा, 220 के बजाय 110 वोल्ट ऐसे रह जाएगा। लोड के ऊपर डिपेंड करेगा, जितना अधिक तगड़ा शॉर्टिंग हो रहा होगा तो उतना ही ज्यादा करंट चलेगी और वोल्टेज अपने आप कम हो जाएगा। वोल्टेज आप समझ रहे होंगे, दोनों के फ्लक्स की वजह से कम हो जाएगा। तो इसलिए आप दिमाग में ये बात बैठा लीजिए, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग कहाँ करते हैं, तो आप बता दीजिएगा आर्क वेल्डिंग में करते हैं, या फिर बता दीजिएगा कि एक एग्जांपल और बताते हैं। फिलहाल तो हमको अभी इसका दूसरा एग्जांपल नहीं ध्यान आ रहा है। मुझे लग रहा था कि सिनेमा प्रोजेक्टर में इसका यूज करते हैं, लेकिन सिनेमा प्रोजेक्टर में आर्क लैंप यूज करते हैं लाइटिंग के लिए, प्रोजेक्ट देने के लिए। जो जाती है पुंज, इलेक्ट्रिक पुंज जो जाती है इलेक्ट्रिक रेज, उसके लिए आर्क लैंप यूज करते हैं, ये नहीं होता है। तो फिलहाल एक एग्जांपल याद रखिए, बाकी अभी इसके ढेर सारे, माने इस डीसी जनरेटर चैप्टर के बहुत सारे एग्जांपल्स हम उठाएंगे।
फिर आपको बताएंगे। तो चलिए बस इतना ही था डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में। और मैं इसका जो है छोटा सा आपको नोट्स दे दे रहा हूँ स्क्रीन पर, आप इसको नोट कर लीजिए। तो आप लोग ये इतना पॉइंट नोट कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद फिर हम डिफरेंशियल कंपाउंड के बारे में लिखते हैं। तो यह देखिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के बारे में हमने छोटा सा नोट लिख दिया है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ इसको फेयर कॉपी बना लीजिए, उसमें नोट करते चलिए। ये आपको एग्जाम के वक्त पर काम देगा, क्योंकि एग्जाम के वक्त पर एक एक वीडियो खोलना ढूंढना मैटर्स, फिर मज़ा नहीं आएगा। तो आप इसको कॉपी में रहेगा, फटाफट पन्ना पलट के 3-4 घंटे में पूरा आपका ITI का जितना भी सिलेबस है रिवाइज हो जाएगा। 3-4 घंटे 5 घंटे ले लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आपका पूरा तैयार है और एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो उसके 4-5 घंटा पहले पूरा एक बार देख लीजिए। रजिस्टर टाइप का नोट बनाइए, लंबा रजिस्टर टाइप, सारी चीज़ें नोट करते चलिए। अभी तो ये फुल डिटेल में हमारा पहला लेसन है, ये चल रहा है DC जनरेटर। इसके आगे के सारे लेसन्स को मैं फुल डिटेल्स में पढ़ाऊंगा आपको, तो आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा और मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। और साथ ही साथ ये जैसे समाप्त होगा, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी जहाँ से भी बन सकते हैं, जो एग्जाम में आए हुए हैं, जो एग्जाम में नहीं आए हैं अभी तक, सारे क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा समय लग रहा है, जनरेटर चैप्टर थोड़ा बड़ा भी है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। तो फिलहाल आप पढ़ते चलिए। कल की क्लास में मिलते हैं आपसे हम क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर को लेकर के। तो ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।